जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों मैं संदीप पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम एजुकेशन गोपीगंज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो शिक्षा मनोविज्ञान के थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, जिसको एसआर थ्योरी अथवा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो नंबर 18 है। इसके पहले आपको 17 और 2 टेस्ट सीरीज दे दिया गया है। आप वहां से हमारे YouTube में जाकर YouTube के मेन पेज में जाकर के आप देख सकते हैं, या अपने YouTube चैनल पर विजिट करिएगा। टीम एजुकेशन गोपीगंज बाय संदीप पटेल, आपको हमारी वीडियो उपलब्ध हो जाएंगी और वहां से आप हमारी सभी वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट करिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए देख लेते हैं इन से संबंधित टॉपिकों पर क्या महत्वपूर्ण होता है। तो जो थॉर्नडाइक हैं वो संबंधवाद को सिद्धांत संबंधवाद या फिर जो व्यवहारवाद होता है उनके समर्थक माने जाते हैं। तो इनमें देख लेते हैं। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है दोस्तों, इस सिद्धांत के प्रतिपादन प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक 1898 ईस्वी में किया है। किस सिद्धांत का? तो जो थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत है, थॉर्नडाइक ने कहाँ के थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कब किया था? 1898 ईस्वी में किया था। आगे बात करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई उद्दीपक प्राणी के समक्ष उपस्थित होता है तो वह उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। सही बात है। आपके सामने अगर कोई उद्दीपक रखा है तो आप उस उद्दीपक के प्रति क्या करेंगे? प्रतिक्रिया करेंगे। यदि प्रतिक्रिया सही अथवा संतोषजनक हो जाता है तो उसका संबंध उस विशेष उद्दीपक के साथ हो जाता है। आप अगर वह क्रिया जो प्रतिक्रिया आपने किया है वह अगर प्रतिक्रिया सही हो जाता है और आपको संतोष की प्राप्ति होती है तो वह क्या होता है? उद्दीपक के साथ आपकी क्रिया या फिर आपका जो प्रतिक्रिया है वो संबंधित हो जाती है उस विशेष उद्दीपक से हो जाता है जिसके कारण प्रतिक्रिया की गई होती है। इसलिए इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। किसे दोस्तों? थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद सिद्धांत है उसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसका है? तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत का ही एक नया नाम है। जान लेते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अन्य नाम, उपनाम जिसको बोला जाता है। तो उपनाम की बात करें तो जो उपनाम होता है इनके, तो आपका पहला नाम है संबंधवाद का सिद्धांत। आपने पीछे पढ़ा थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत से ही उत्पन्न हुआ है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो इसका एक नाम आपका संबंधवाद का सिद्धांत हो जाता है। दूसरा नाम आपका पड़ता है इसी का ही नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला नाम इनका है एसआर थ्योरी के नाम से भी इस नियम सिद्धांत को जाना जाता है, और इसे बंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है क्योंकि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक बंधन का निर्माण होता है, जिन्हें बंधन सिद्धांत कहते हैं। और उद्दीपक और अनुक्रिया यानी यस आपका होता है स्टिमुलस यानी उद्दीपक, और आर आपका होता है रिस्पॉन्स यानी आपका प्रतिक्रिया। इसलिए इन दोनों के बीच जो संबंध होता है एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसमें आप प्रयास करेंगे आपको त्रुटि मिलेगी, और अधिक से अधिक प्रयास करेंगे तो आपकी त्रुटियां धीरे धीरे क्या होगी? नगण्य हो जाएगी, और आप उस चीज़ को अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए देख लेते हैं आगे परिभाषाओं इनके प्रयोगशाला का जिस पे प्रयोग किए थे इन्होंने। तो इन्होंने जो प्रयोग किया था तो इनका प्रयोग बिल्लियों पर हुआ था, चूहों पर हुआ था और मुर्गियों पर हुआ था। लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाए तो जो इनका प्रयोग जो होता है मुख्य रूप से वह बिल्ली पे माना जाता है। इन्होंने बिल्ली पर मुख्य रूप से प्रयोग किया था। आगे बात कर लेते हैं इनका प्रयोगशाला कैसा था। तो प्रयोगशाला के बारे में देख लीजिए।
तो थार्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक ऐसे पिंजरे में बंद कर दिया जिनका दरवाज़ा एक खटके को दबाने, खटका यानी लीवर को दबाने से खुलता था। पिंजरे के बाहर एक बर्तन में खाना इस प्रकार रख दिया गया कि बिल्ली खाने को देख अथवा सूंघ सके। बिल्ली क्या करें? खाने को देख अथवा सूंघ सके तथा खाना प्राप्त करने के लिए पिंजरे से बाहर आने के लिए प्रयास करे। जब पिंजरे के बाहर रखे खाना को भूखी बिल्ली देख ले अथवा सूंघ ले रहा है तो खाना प्राप्त करने के लिए बिल्ली क्या करेगी? पिंजरे से उछल कूद करके बाहर निकलने के प्रयास करेगी। तो जो थार्नडाइक हैं इन्होंने सीखने की जो स्टेप दिए हैं, कुल 4 स्टेप दिए हैं। तो देख लेते हैं बारी बारी से कौन कौन से स्टेप दिए हैं। जो पिंजरा होता है वो क्या होता है? पिंजरे के अंदर एक भूखी बिल्ली होती है जो बंद होती है। पिंजरा क्या होता है? बंद होता है। और पिंजरे के बाहर आपका यश यानी स्टिमुलस यानी उद्दीपक अर्थात खाना रखा होता है जो बिल्ली को दिखाई देता है। अब इस खाने के साथ उस बिल्ली क्या करेगी? खाना को प्राप्त करने के लिए पिंजरा के अंदर क्या करेगी? उछल कूद करेगी। यानी उसका पहला स्टेप क्या होगा? R1 यानी रिस्पॉन्स, उसका पहला रिस्पॉन्स क्या होगा? बिल्ली पिंजरे के अंदर उछल कूद मचाना चालू कर देगी। फिर उसका दूसरा रिस्पॉन्स क्या होगा? बिल्ली के द्वारा पिंजरे की सलाखों को हिलाएगी डुलाएगी अर्थात तोड़ने की प्रयास करेगी या उसमें से निकलने का प्रयास करेगी। कौन सा रिस्पॉन्स? दूसरा रिस्पॉन्स। उसके बाद बिल्ली तीसरा रिस्पॉन्स क्या करेगी? बिल्ली के द्वारा सलाखों के बीच से निकलने का असफल प्रयास करेगी। जब सलाखों को हिला लेगी, तोड़ने की कोशिश करेगी, नहीं टूटेगा तो उनके बीच से निकलने की कोशिश करेगी, जो असफल प्रयास होगा यानी अगिनत प्रयास होगा या अनंत प्रयास करेगी। इसके बाद चौथा प्रयास यानी चौथा आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? चौथा प्रतिक्रिया क्या होगी? तो बिल्ली के द्वारा पिंजरे का लीवर को दबाना तथा बाहर निकलकर भोजन को प्राप्त कर लेना। अर्थात बिल्ली उछल कूद करेगी, सलाखों से बीच निकलने की कोशिश करेगी, उसी बीच उसके हाथ या पैर या शरीर से लीवर दब जाता है और पिंजरा का दरवाज़ा खुल जाता है और वह बाहर निकलकर भोजन को प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार जो आपका रिस्पॉन्स आपका स्टिमुलस था, भोजन था, और रिस्पॉन्स यानी आपकी प्रतिक्रिया था, उसके बीच एक क्या बनता है? आपका बंधन बनता है और इस बंधन को ही क्या कहा जाता है? यशार थिवरी कहा जाता है। अर्थात उद्दीपक तथा संतोषप्रद अनुक्रिया के मध्य क्या बन जाता है? एक बंधन बन जाता है जिससे बिल्ली अपने कार्य में सफल हो जाती है। यह किसने दिया था? तो थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत के रूप में दिया था। अब थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को मुख्य 2 नियमों में बांट देते हैं। कितने नियम में? जो थार्नडाइक का जो नियम था वो कितने नियम बांटा गया? 2 नियम में। पहला नियम आपका मुख्य नियम है, दूसरा नियम आपका क्या होता है? गौण नियम होता है। पहला नियम जो सिद्धांत है उसको मुख्य 2 रूपों में बांटा गया है। पहला है आपका मुख्य नियम, दूसरा आपका जो होता है गौण नियम। अब उस मुख्य नियम को 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य नियम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका तत्परता का नियम होता है, दूसरा प्रयास का और तीसरा आपका पहला तत्परता, दूसरा अभ्यास, तीसरा प्रभाव का नियम होता है। तो आइए देख लेते हैं बारी बारी से, उसके बाद आप गौण नियम पे चलेंगे। तो जो मुख्य नियम होता है उस पहला नियम आपका होता है, मुख्य नियम का पहला नियम तत्परता का नियम। इसमें होता क्या? इसे तैयारी का नियम भी कहते हैं। बस आपको यही याद रखना, इसे क्या कहते हैं? तत्परता के नियम को तैयारी का नियम कहते हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, तत्परता के नियम जो होता है वो थार्नडाइक का प्रथम नियम होता है। थार्नडाइक ने दिया है और वह प्रथम नियम होता है। थार्नडाइक का कौन सा नियम होता है? प्रथम नियम। आगे बात करते हैं, ये 2 पॉइंट आप तत्परता के नियम में याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट आपका है, दूसरा नंबर है आपका अभ्यास का नियम। तो अभ्यास के नियम में अभ्यास से व्यक्ति की पूर्णता आती है। अभ्यास से व्यक्ति में क्या आते हैं? पूर्णता। जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी आपकी पूर्णता आपके बीच उत्पन्न होती जाएंगी। तीसरा आपका है प्रभाव का नियम। तो जो प्रभाव का नियम होता है इसे संतोष अथवा असंतोष का नियम भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे जो प्रभाव का नियम है इसे संतोष अथवा असंतोष का नियम भी कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा, इसे सुख दुख का नियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सुख और दुख का नियम भी कहा जाता है। ठीक है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पेडागॉजिकल, या फिर कह लीजिए इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं शिक्षा में पुरस्कार दंड, पुरस्कार और जो दंड होता है वो किस नियम से दिया जाता है, तो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम के प्रभाव नियम की ओर संकेत करता है। अर्थात जो आपका शिक्षा में पुरस्कार अथवा दंड दिया जाता है वो किस नियम से आधारित होता है, तो प्रभाव के नियम पर आधारित होता है। और यह नियम किसके बीच आता है, तो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं दूसरा नियम। थॉर्नडाइक ने अपना 5 गौड़ नियम दिया था। तो इस 5 गौड़ नियमों में आप देख लीजिए, जो पहला नियम है आपका बहुक्रिया का नियम। तो याद रखना है 5 इन्होंने मुख्य 3 नियम दिए थे और 5 गौड़ नियम दिए थे। सिद्धांत कितने थे, सिद्धांत अगर थॉर्नडाइक का सिद्धांत पूछा, थॉर्नडाइक का सिद्धांत 2 प्रकार से था। सिद्धांत के नियम 2 प्रकार से था, कौन कौन सा, एक मुख्य नियम और एक गौड़ नियम। मुख्य नियम कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख्य नियम को 3 भागों में बांटा गया है। गौड़ नियम को कितने भागों में बांटा गया है, तो गौड़ को 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला आपका बहुक्रिया का नियम। इससे बहुक्रिया से अर्थ होता है किसी कार्य को बार बार करना, अर्थात यह अनेक क्रिया पर आधारित होती हैं। कौन, बहुक्रिया का नियम। दूसरा पॉइंट, जितना अनुक्रिया होगा उतना ज़्यादा सीखेंगे। ये आपका क्या था, बहुक्रिया के नियम में। मनोवृत्ति के बारे में देख लीजिए। तो मनोवृत्ति मन की वृत्ति, मन का सोच, मन की जो क्रिया होती है उससे संबंधित होता है मनोवृत्ति। अगर आप आपकी मनोवृत्ति सकारात्मक होगी तो आप जल्दी सीखेंगे, और आपकी मनोवृत्ति नकारात्मक होगी तो आप जल्दी नहीं सीख पाएंगे। दूसरा पॉइंट है, यह मानसिक विन्यास का नियम होता है। याद रखिएगा, जो मनोवृत्ति का नियम होता है वो क्या होता है, मानसिक विन्यास का नियम भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका आत्मीकरण का नियम। तो जो आत्मीकरण का नियम है इसे सादृश्यता का नियम भी कहा जाता है। आत्मीकरण के नियम को सादृश्यता का नियम कहा जाता है। याद रखिएगा, आत्मीकरण को सादृश्यता का नियम कहा जाता है। इसमें होता है जो भी नया ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम अपने पूर्व ज्ञान का अस्थायी या आत्मीकरण अंग बना लेते हैं। दूसरा आपका है चौथा नंबर, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम की बात करें तो इनमें अंश से पूर्ण की ओर आधारित होता है। इसमें जो क्रियाएं होती हैं अंश से पूर्ण की ओर आधारित होता है। यहाँ छोटे छोटे भागों में बांटकर कोई भी क्रिया किया जाता है। कोई भी क्रिया करेंगे तो हम किस में करते हैं, किसी शब्दावली को, किसी प्रश्न को, किसी वाक्यांश को हम छोटे छोटे भागों में तोड़कर फिर उसके बीच क्रिया करते हैं, जिससे हमारी क्या होती, आंशिक क्रिया का नियम प्रकट होती है। अगला है आपका लास्ट है इस टॉपिक का, तो साहचर्य का नियम होता है। 5वां गौड़ नियम साहचर्य का नियम होता है। इसमें क्या होता है, पूर्व में की गई अनुक्रिया प्रयोग दूसरे उद्दीपक के साथ वही अनुक्रिया करता है। अर्थात कोई व्यक्ति पूर्व में जो उद्दीपक अनुक्रिया किया होता है, प्रयोग किया होता है, दूसरे उद्दीपक के साथ भी वैसे ही अनुक्रिया अथवा प्रयोग करता है। यह आपका क्या होता है, साहचर्य के नियम के अंतर्गत आता है। अर्थात थॉर्नडाइक के गौड़ नियम के 5वां नियम साहचर्य का नियम के अंतर्गत होता है। थॉर्नडाइक की जो पुस्तकें हैं उनके बारे में जान लीजिए। पूछा जाने वाला प्रश्न होता है थॉर्नडाइक की कुल कितनी पुस्तकें हैं। थॉर्नडाइक ने कुल 3 पुस्तकें लिखी हैं। पहला नंबर है एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी जो 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला आपका है एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस जो 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तीसरा आपका द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग जो 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद जो एनिमल इंटेलिजेंस है, इसके आधार पर थॉर्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, थॉर्नडाइक को क्या कहा जाता है, पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे, थॉर्नडाइक को। किस कारण, एनिमल इंटेलिजेंस जो प्रकाशित हुआ था 1911 में इनकी पुस्तक, इसी पुस्तक के आधार पर इन्हें थॉर्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए,
इस सिद्धांत के अनुसार बालक में धैर्य परिश्रम के प्रति आशा जागृत होती है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक में धैर्य परिश्रम के प्रति आशा जागृत होती है। जैसे आप किसी कार्य को कर रहे हैं, आपका वह कार्य होगा, भले ही देरी से हो, लेकिन आपका परिश्रम के प्रति अगर आपको फल सकारात्मक मिलती है तो आपके अंदर एक धैर्य का निर्माण होगा कि अगर उस कोई भी कार्य करें तो आप अगर धैर्य बना के करते हैं तो आपका परिश्रम सफल होता है, जिसे कहा जाता है शब्दावली रूप में कर्म का फल मीठा होता है। कर्म आप करते रहिए, आपको फल मिलेगा, इस प्रकार होता है। दूसरा आप देख लीजिए, अधिगम के लिए किए गए प्रयासों के बदलने के साथ साथ अनावश्यक क्रियाएं कम होती जाती हैं। जैसे बिल्ली ही थी, बिल्ली पहले सलाखों के बीच उछलना कूदना चालू करती हैं, फिर उसके सलाखों को तोड़ने के प्रयास करती है, फिर उसके बीच से निकलने का प्रयास करती है। तो जैसे आप सीख जाएंगे तो आपका स्टेप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। यानी बिल्ली ही जब अगर सीख जाएगी तो वह उछलना कूदना बंद कर देगी, फिर दूसरे स्टेप से चालू कर देगी, फिर और अच्छे से सीख जाएगी तो सीधा वह लीवर दबा करके बाहर निकल जाएगी एक झटके में। आगे बात करते हैं, तीसरा पॉइंट पूछे जाने वाला, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र जैसे गंभीर चिंतन विषयों को सीखने के लिए उपयोगी माना जाता है। कौन सा? यही प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत अथवा थार्नडाइक के संबंधवाद का सिद्धांत जो होता है, गणित जैसे शिक्षण, गणित जैसे जो टॉपिक होता है उन्हें सीखने में बहुत ही उपयोगी होता है। अगला है आपका, मंदबुद्धि बालकों के लिए यह बहुत ही उपयोगी होता है। जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वह यह विधि उनके लिए उपयोगी होता है। सही बात है, यदि आप ज्ञानी होंगे तो लीवर दबा करके बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जिस बालक की बुद्धि कमजोर होगी या मंद बुद्धि का बालक होगा वह असफल प्रयास करेगा और धीरे धीरे वह सीख जाएगा। अगला है, अधिगम की प्रक्रिया में कोई न कोई प्रेरणा आवश्यक होती है, यानी उद्दीपक आवश्यक होती है। अधिगम में अगर आपके सामने कोई उद्दीपक, आपके सामने कोई लक्ष्य, आपके सामने कोई प्रेरणा नहीं देने वाला है तो आप अधिगम की प्रक्रिया को संपन्न नहीं कर सकते या अधिगम आप सही से नहीं कर सकते हैं। अगला है, यह प्रयत्नों पर बल देता है। यह प्रयत्नों पर बल देता है जिससे समय अधिक लगता है, और इसमें क्या होता है, समय की अधिक खपत होती है। भाई धीरे धीरे सीखेगा तो समय अधिक लगेगा, लेकिन यह प्रयत्नों पर क्या करता है, बल देता है आपका। तो आज के वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। और वीडियो कैसा लगे कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और इसके पहले जो भी वीडियो साइकोलॉजी का है आप हमारे यूट्यूब के टीम एजुकेशन गोपीगंज पर जा कर के वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।